Hello, you all dear. Assalamu alaikum. Today's video is highly requested video. आज मैं आप लोगों को अपनी कंप्लीट जर्नी बताऊंगी कैनेडियन पीआर की। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आप कौन से वीज़ा के थ्रू कनाडा आए हैं एंड वेदर कोई वर्क परमिट था, एनी स्टूडेंट वीज़ा, एनी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वगैरह भी पूछ रहे थे कि तुम अपना कंसल्टेंट बताओ, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू तुम लोगों ने ये सारा प्रोसेस किया है। तो मैं बता दूँ कि हम लोगों ने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू ये प्रोसेस नहीं किया। ये प्रोसेस मेरे हस्बैंड ने सारा खुद करा है और प्राइमरी एप्लीकेंट इस सारे प्रोसेस के वो ही हैं, मैं सेकेंडरी एप्लीकेंट हूँ। तो मेरे हर वीडियो के नीचे एक ना एक कमेंट लाज़मी होता था कि आप अपनी पीआर की स्टोरी शेयर करें। तो मैंने कहा चलो आज मैं करती हूँ। सॉरी मुझे इसे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ मुझे लैपटॉप लेके बैठना था एंड आई हैड टू गैदर ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स विद डेट्स। सो कल मैंने हस्बैंड के साथ बैठ के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले हैं एंड वी हैव चेक्ड ऑल द ईमेल्स कि कब हमने आईआरसीसी को क्या भेजा था, कब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया था। वो सारी डेट्स मैंने ईमेल से कॉपी कर लिया। सो दिस इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस जिसको मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बताने की कोशिश की है बिकॉज़ वीडियो ताकि बड़ी ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में पूरे हमें 3 साल लगे हैं। जनवरी 2020 में हमने ये शुरू किया था और ये हम लैंड हुए हैं कनाडा में अप्रैल 2023। मतलब 3 साल 4 महीने लगे हैं। बीच में कोविड भी आया था। तो let's start a video. We came to Canada on PR visa, that is permanent residence, and we have applied through express entry. एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। एक प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें एफएसडब्ल्यू होता है यानी फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, पीएनपी होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, सीईसी क्लास होती है। तो ये सारी उसमें स्ट्रीम्स होती हैं। हम आए हैं, वी केम थ्रू पीएनपी। अच्छा, एफएसडब्ल्यू में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आप एफएसडब्ल्यू के थ्रू सिलेक्ट हुए हो तो यू कैन कम इन एनी प्रोविंस एज़ पर योर चॉइस, वेदर इट इज़ ओंटारियो, अल्बर्टा, सस्केचुअन, ब्रिटिश कोलंबिया। बट इफ़ यू हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू पीएनपी सो यू हैव टू स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। तो हमें नॉमिनेशन मिली थी ओंटारियो की तरफ से, तो हम इधर ही आए हैं, इधर ही लैंड किया है हमने और इधर ही हमें रिसाइड करना है। तो हमने जनवरी 2020 में सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था। इट टुक ओवरऑल 3 इयर्स। अच्छा, कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें आईटीए सिक्योर करना होता है। हमें चाहिए होता है आईटीए, दैट इज़ इन्विटेशन टू अप्लाई। तो कैनेडियन गवर्नमेंट हमें आईटीए भेजती है। जब तक हमारे पास आईटीए नहीं होगा तब तक हम इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब आईटीए लेने के लिए हमें एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनानी थी और प्रोफाइल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि हमें अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी होती है। यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपको क्या इक्विवेलेंसी देगी, जो आपके अपनी कंट्री में जो आपकी एजुकेशन है उसकी क्या इक्विवेलेंसी है। तो हमने क्या किया, 3 जनवरी 2020 को अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए वेस को इवैल्यूएशन के लिए डीएचएल के थ्रू। अच्छा, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। हस्बैंड ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई, इंटर बोर्ड ऑफिस से सर्टिफिकेट निकलवाया, मैंने भी अपनी डिग्री निकलवाई कराची यूनिवर्सिटी से और मैंने अपना सर्टिफिकेट निकलवाया इंटर बोर्ड ऑफिस से। इन्होंने भी अपनी डिग्रीज़ निकलवाई, एनईटी से निकलवाई, अपनी दाऊद कॉलेज से निकलवाई। तो अच्छा, होता ये है कि हम लोग अपनी मार्कशीट लेके बैठ जाते हैं और डिग्रीज़ वगैरह हम नहीं निकलवाते जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही हुआ कि हमें भी जब ज़रूरत पड़ी तो हमने ये सब सारे काम किए। इसमें भी हमारे 3 से 4 चक्कर लगे थे हमारे इंटर बोर्ड ऑफिस, कभी भाग रहे हैं, कभी कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कभी ये एनईडी जा रहे हैं। लेकिन ये सारा काम हमने करके जो है वो सब ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्रीज़ निकलवा के और उनकी एक-एक फ़ोटोकॉपी हमने डीएचएल के थ्रू 3 जनवरी 2020 को इवैल्यूएशन के लिए सेंड कर दिया। और 2-3 इदारे हैं जो इवैल्यूएशन करते हैं। हमने वेस यानी वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को सेंड किया और फिर क्या हुआ, ऑन 5 मार्च 2020 को मतलब 3 महीने बाद हमारी वेस की रिपोर्ट आ गई। और मज़े की बात ये, 5 मार्च 2020 को मेरी फर्स्ट डॉटर बरीहा भी पैदा हुई थी और उसी दिन रिपोर्ट्स आई थी ईसीए की, जिसमें उन्होंने हमारी डिग्रीज़ को कैनेडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड के मास्टर्स के लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया था, हस्बैंड की डिग्रीज़ को। और मेरी उस टाइम मेरा मास्टर्स नहीं था, मेरा ग्रेजुएशन था। मेरा मास्टर्स इधर ही आके कंप्लीट हुआ है जो मैं कर रही थी पाकिस्तान में। वो जब मैं कनाडा आई हूँ उसके बाद कंप्लीट हुआ। तो मेरी ग्रेजुएशन एक्सेप्ट हुई थी और हस्बैंड की मास्टर्स एक्सेप्ट हुई थी। तो ईसीए हो गया। अब बारी आती है आइल्स की। अब 5 मार्च को बरिया पैदा हुई और उसने आते ही पूरी दुनिया को ताले लगवा दिए। 8 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था ड्यू टू कोविड।
अब उसी बीच में हस्बैंड आइल्स की तैयारियां कर रहे थे और मुझे भी बोलते रहते थे कि आप सीरियस नहीं ले रही हैं, आप आइल्स नहीं पढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा मुझे बातें सुनने को मिली हैं। और अब उस टाइम मैं एक न्यू मदर थी, आई वाज़ अ न्यू मदर, मतलब रातों की नींदें पूरी नहीं हो रही थी उस टाइम तो, और आइल्स कौन पढ़ता। बट मैं जब भी कोई वीडियो देख रही होती थी या फेसबुक स्क्रॉल कर रही होती थी तो हस्बैंड आके मुझे लाज़मी बोलते थे कि आप आइल्स पढ़ लें, इससे बेहतर है ये देखने से बेहतर है, ये व्लॉग देखने से बेहतर है आप आइल्स पढ़ लें, ये ड्रामा देखने से बेहतर है आप आइल्स पढ़ लें। ख़ैर इस तरह गुज़रते गए दिन, 8-9 महीने गुज़र गए। ये अपना तैयारी करते रहे और मैं बस एवें ही करती रही। इन्होंने फिर हस्बैंड ने जो आइल्स का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 3 अक्टूबर 2020 को, जिसमें उनका स्कोर थोड़ा-सा कम था। ये स्कोर से हमारा जो इनका ये स्कोर आया था उससे उनका सीआरएस कम हो रहा था हमारा। फिर मैंने भी फर्स्ट आइल्स की अटेम्प्ट दिए 20 दिसंबर 2020 को, और मेरा रिज़ल्ट भी हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं था। अब हम दोनों डिसअपॉइंट हो गए। अच्छा, आइल्स की फ़ीस उस टाइम 38,000 थी, अब पता नहीं कितनी होगी, तो 38,000 मेरे लगे, 38,000 इनके लगे, बट हमारा रिज़ल्ट डिज़ायर्ड नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद हम दोबारा तैयारी करने लगे आइल्स की, उस अब हम ज़्यादा और मेहनत से तैयारी करने लगे। हस्बैंड ने इस बार अपनी राइटिंग की इवैल्यूएशंस भी ली हैं प्रोफ़ेशनल, और फिर 6 महीने की तैयारी करने के बाद 11 अप्रैल 2021 को इन्होंने दोबारा आइल्स दिया और उनका वो रिज़ल्ट जो उनको चाहिए था, मतलब 8777 वो उनका आ गया। इससे भी ज़्यादा आया था, 8.5 लिसनिंग में आए थे और बाकी ज़्यादा अच्छा मतलब रिज़ल्ट आ गया। और मैंने भी इन्हीं दिनों में आगे-पीछे आइल्स की सेकंड अटेम्प्ट दे दी। अब हमारा सीआरएस स्कोर था 463। अब हमने प्रोफ़ाइल बना ली, पूल में एंटर हो गए, और हर वेडनेसडे को ड्रॉ होता था एक्सप्रेस एंट्री का, हर अदर वेडनेसडे को, 2 हफ्ते में मतलब 1 बार। तो हम लोग बहुत होपफुल थे कि अब हमारा इन्विटेशन आएगा। लेकिन कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जा रहा था सीआरएस का कि हमारा इन्विटेशन नहीं आ रहा था। फिर 27 अक्टूबर 2021 को ओंटारियो ने एक बहुत बड़ा टैग ड्रॉ किया, जिसका एनओसी था 2173, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स उठाए, और उसी ड्रॉ में हमें भी एनओआई आ गया, मीन्स नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि प्रोवेंस आपको नॉमिनेट करना चाह रहा है, आर यू इंटरेस्टेड। देन हस्बैंड ने एनओआई की एप्लीकेशन सबमिट कर दी 6 दिसंबर 2021 को, मतलब पूरे 1.5 महीने के बाद। लेकिन आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, 60 डेज़ का टाइम होता है, आप उसमें करवा सकते हो। तो अब एक तो हस्बैंड को अपनी सारी चीज़ें भी कंप्लीट करनी थी, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने थे। फ़ीस इसकी एनओआई ओ की जो फ़ीस थी वो ओआईएनपी की फ़ीस थी 1500 कनेडियन डॉलर्स, मतलब के पाकिस्तानी 3 लाख रुपए। तो हस्बैंड ने 1 महीने के बाद जमा कर दी, और थोड़ा-सा टाइम उन्होंने इसलिए भी लिया था क्योंकि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग माय सेकंड बेबी एट दैट टाइम, एंड अब हम उसके होने का वेट कर रहे थे ताकि उसको भी हम अपनी एप्लीकेशन में एज़ अ डिपेंडेंट इंक्लूड कर लें। देन 18 नवंबर 2021 को मेरा सेकंड सन बॉर्न हुआ, इब्राहिम, और वो फिर हमने एप्लीकेशन सबमिट करी 6 दिसंबर को उसको ऐड करके। अब हमें नॉमिनेशन के पॉइंट्स 600 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, वो 21 फरवरी को हमारी एप्लीकेशन में, हमारे अकाउंट में वो पॉइंट्स आ गए। मतलब 2.5 महीने लगे हमें, 2.5 महीने का टाइम लगा। 6 दिसंबर को हमने जमा की थी और 21 फरवरी को वो पॉइंट्स आ गए। अब हमारा सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और हमें पूरी श्योरिटी थी कि अब जो नेक्स्ट ड्रॉ होगा वेडनेसडे को एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें हमें डेफ़िनेटली आईटीए आएगा ही आएगा। वी वर वेरी श्योर अबाउट इट, एंड एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ। वेडनेसडे को ड्रॉ हुआ 2 मार्च 2022 को, और उसमें हमें आईटीए आ गया। मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें इन्विटेशन आ गया कि आप अपनी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम बिकॉज़ आईटीए सिक्योर करना बहुत बड़ी बात होती है विदाउट एनी कंसल्टेंट। उन्होंने आईटीए रिसीव हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जो आईटीए आने के बाद जो है ना, हमारे पास 60 डेज़ थे, हमें अपनी एप्लीकेशन, इमिग्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, और अब उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। हमें अपना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और अपना हमें सारी सैलरी स्लिप्स वगैरह भी चाहिए होती हैं, और प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स वो पैसे होते हैं जो आप शो करवाते हो, कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप कनाडा आ रहे हो तो इतने-इतने पैसे अपने साथ रख के लाना, ताकि आप यहाँ पे आके, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप 6 महीने तक उन पैसों से सर्वाइव कर सको। और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, एक बंदे का होता है
कुछ फिर अगर आपके 2 बंदे हैं तो और ज़्यादा होता है, 3 बंदे हैं हम थे फैमिली ऑफ 4, हम 4 लोग थे, तो अच्छा खासा पीओएफ था। आई थिंक 25,000 कैनेडियन डॉलर्स था, विच इज़ पाकिस्तानी तकरीबन 50 लाख रुपए ऑलमोस्ट बन रहे थे। ये प्रूफ ऑफ फंड्स हस्बैंड इसको जमा करने में पहले से ही काम कर रहे थे, उनको पता था ये सीन आना है, तो उस पे वो जमा कर रहे थे वो। लेकिन मसला ये होता था कि अगर जैसे 25,000 कैनेडियन डॉलर 50 लाख पाकिस्तानी बन रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तानी पैसों में ही जमा करते, अब वो 50 लाख अकाउंट में रखते और 2 महीने बाद पता चलता है कि कैनेडियन डॉलर बढ़ गया है और अब 25,000 डॉलर 50 लाख नहीं, अब 55 लाख है। इस तरह होता रहता था। बार-बार जो है ना वो इस तरह होता था, 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने 5 लाख और जमा किए। फिर दो अगले 2-3 महीने बाद पता चला कि अब जो है वो 25,000 डॉलर 60 लाख है। तो फिर 5 लाख और कम हो गए इस तरह अकाउंट में, फिर 5 लाख, इस तरह जब 3 से 4 बार ये सीन हुआ तो फिर हस्बैंड ने अकलमंदी करी एक कि उन्होंने डॉलर अकाउंट खुलवाया और अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करवा के 25 या 26,000 डॉलर जितने भी रिक्वायर्ड थे, वो उन्होंने उतने डॉलर में रखवा लिया। अब ये बढ़ने और कम होने की टेंशन ख़त्म हो गई। अच्छा, पीओएफ जमा करने के लिए हमारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारी। कुछ तो इनकी अपनी सेविंग्स थी, मगर कुछ पैसे जो कम पड़े थे वो उन्होंने अपनी सिस्टर से लिए, मगर मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ से, और उसकी एक गिफ्ट डीड बनवा ली, ताकि आपको शो करवाना पड़ता है कि पैसे आपके अकाउंट में कहाँ से आए हैं। तो उनसे जो पैसे लेते हैं उसकी गिफ्ट डेट और फिर ये बनवाई। भी होता है कि इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपको पीसीसी चाहिए होता है, विच इज़ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिस सिटी में भी आपने 6 महीने से ज़्यादा स्टे किया है 18 साल के बाद, 18 साल की उम्र के बाद, वहाँ का आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इन्होंने 1 ईयर अपना पोर्टुगल में स्टे किया था, तो इन्होंने पोर्टुगल को कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मँगवाया, कराची का अपना बनवाया और मेरा भी कराची का बनवाया। तो ये सारी चीज़ें रेडी करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डिटेल में मैंने जारी, बहुत सारा होता है। बच्चों के पासपोर्ट हमने पहले ही बनवा लिए थे, हम लोगों ने मेडिकल भी अपना अपफ्रंट करवा लिया था, उसमें भी हम चारों के ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1 लाख रुपीज़ लगे थे। अब ये सारी चीज़ें हमने करवा के अपनी एप्लीकेशन जमा कर दी इमिग्रेशन की, और अब हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस यही था। बाकी सबको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आ रही थी, बट हमें 2 मंथ्स के बाद, 2 महीने तो पूरी खामोशी हो गई। हम लोगों ने एप्लीकेशन जमा कर दी, 5 अप्रैल 2022 को हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, और उसी दिन सेम डे हमें एओआर मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट रिसीव हो गया था, मिल गया था। 2 महीने कंप्लीट खामोशी के बाद 23 जून 2022 को एक ईमेल आती है हमारे अकाउंट में, और उसमें लिखा होता है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, कैंसिल। हम लोगों को ये देख के बड़ी टेंशन होती है, हस्बैंड तो बहुत टेंशन में आ जाइए, क्यों रिजेक्ट हो गई। फिर उस पर रीज़न लिखा हुआ था कि स्पाउस पीसीसी वाज नॉट कवरिंग होल पीरियड आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज, और जितनी भी पेमेंट्स हमने करी थी वो सारी पेमेंट्स भी, हम फीस जो हमने भरी थी वो हमारे अकाउंट में वापस आ गई और हमारा केस क्लोज हो गया। रीज़न ये था कि इन्होंने गलती ये करी थी कि जो मेरा पीसीसी बनवाया था, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो खाली उस एड्रेस का बनाया था जहाँ मैं शादी के बाद रहती थी, मेरे उस वाले एड्रेस का बनाया था। लेकिन पीसीसी चाहिए होता है 18 साल के बाद, तो मैं 18 साल की उम्र से लेके 22 साल की उम्र तक, वो 4 साल जो मैं शादी से पहले अपने घर में रहती थी, उस एरिया का पीसीसी नहीं बनवाया था। खाली मेरा 22 साल से लेके मेरा 25 साल का 3 साल जो मैं अपना शादी के बाद वाला जो मेरा एरिया था, वहाँ का पीसीसी था। तो इस बात पे इन्होंने मेरी कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप कि आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत हेल्पफुल रही होगी, और असल में जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना, ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।